स्वागत है आपका हिस्ट्री विद के में। और आज हम लोग कक्षा 12वीं के इतिहास की पुस्तक एनसीईआरटी की राजा, किसान और नगर, ये दूसरा चैप्टर उसमें पढ़ेंगे और इसका फर्स्ट पार्ट हम बना चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। ये हम दूसरा पार्ट है इसका, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इसकी जो मौर्य प्रशासन था और उसके अलावा दूसरे राज्य थे, उनकी जानकारी के क्या स्रोत हैं, कौन मौर्य काल में प्रमुख शासक रहा, प्रशासन कैसा था मौर्य काल का, और भूमिदान, इसके अलावा सेना, पूरा प्रशासन के बारे में देखेंगे। और प्रभावती, गुप्त, सरदार, सरदारी आदि इस तरह की कुछ प्रश्नों के जवाब भी इसमें ढूंढेंगे। कृपया वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना जरूर ना भूलें। तो जो हमने पिछले वीडियो में बातें देखी थी, उससे आगे अब यदि हम देखें तो मौर्य प्रशासन के बारे में आपकी पुस्तक में आता है। मौर्य प्रशासन के बारे में हमें देखना है, मौर्य काल के बारे में देखना है। तो 321 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। यह परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। प्रश्न अगर इस तरह का आता है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो जवाब रहेगा इसका चंद्रगुप्त मौर्य। अब दूसरा प्रश्न यह भी हो सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की इस कार्य में किसने सहायता की थी, तो वो एक नाम आता है और वो नाम आता है चाणक्य। आपने भी सुना होगा चाणक्य। और परीक्षा में प्रश्न ये भी पूछ लेते हैं कि चाणक्य कौन था, उसने किस ग्रंथ की रचना की। तो चाणक्य तक्षशिला के पास में रहने वाला एक ब्राह्मण था, आचार्य था, और उसका किसी बात को, खासकर यूनानी आक्रमण को लेकर के, जो मगध का शासक था घनानंद, नंदवंशी शासक थे, उनसे उसका विवाद हो गया। चाणक्य का विवाद हो गया। चाणक्य को विष्णुगुप्त मूल नाम था और इनको कौटिल्य भी कहते हैं। तो इनका विवाद हो गया नंदों से और उन्होंने कसम खाई कि वो नंद वंश को पूरी तरह से मिटा देंगे। और इसमें उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की और राजाओं का साथ लेकर के नंद वंश को समाप्त किया और मौर्य वंश की स्थापना करवाई। चाणक्य जो कि प्रधानमंत्री भी था चंद्रगुप्त मौर्य का, और उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अब ये जो अर्थशास्त्र है, ये आधुनिक जो अर्थशास्त्र हमारा चलता है, अर्थशास्त्र की पुस्तक, उसके समान नहीं है। ये वास्तव में क्या है, पूरी तरह से राजनीतिक ग्रंथ है। इसमें राजा के कर्तव्य, कुछ कूटनीतियां, प्रशासन के तरीके, आय के स्रोत आदि सारी बातें इसमें दी गई है। तो ये भी पूछते हैं कि अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है। अर्थशास्त्र एक ग्रंथ है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। और चाणक्य कौन था ये भी पूछेंगे। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। अब यहाँ पर एक और जो प्रश्न आता है, आपकी किताब में है भी, और यहाँ यहीं से इसकी शुरुआत होती है कि जो मौर्य साम्राज्य है उसकी जानकारी के हमारे पास में क्या स्रोत है। हम मौर्य साम्राज्य के बारे में कैसे जान सकते हैं, मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोतों के बारे में परीक्षा में प्रश्न आता है। प्राचीन, वैसे तो आप देखेंगे कि जो इतिहास में हमारे विभिन्न पाठ है, हम देखते हैं कि विभिन्न युगों के बारे में जो जानकारी हम जानते हैं, प्राप्त करते हैं, वो कहीं न कहीं किसी न किसी स्रोत से लिखी गई है। मतलब मर्जी से कुछ नहीं लिखा गया। इसके लिए मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत, इस पर पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप देख सकते हैं। क्योंकि कुछ बेसिक स्रोत तो वही रहते हैं, निश्चित है वो। जैसे एक तो हमारे पास में साहित्यिक स्रोत होते हैं और एक हमारे पास में पुरातात्विक स्रोत होते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों को अगर हम देखें तो दो भागों में बांटते हैं। हम कहते हैं कि ये है पुरातात्विक स्रोत, और दूसरे प्रकार के जो रहते हैं वो
साहित्यिक स्रोत रहते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, चाहे आप गुप्त काल के बारे में देखोगे, मौर्य काल के बारे में देखोगे, सिंधु सभ्यता के बारे में देखोगे, इन सब में ये दो ही आते काम। तो यहाँ पर अगर हम जानकारी के इसके स्रोतों को देखेंगे तो ये दो प्रकार के स्रोत हैं। एक तो हो गए साहित्यिक स्रोत, मौर्य काल की इतिहास की जानकारी के स्रोत बताइए, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। तो एक तो स्रोत हम बता रहे हैं साहित्यिक, और दूसरे कौन से होते हैं, पुरातात्विक। पुरातात्विक। अब ये जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं इनमें भी दो तीन प्रकार होते हैं। एक तो कहलाते हैं अभिलेख। अभिलेखों के बारे में मैंने अपनी इसी का जो फर्स्ट पार्ट है राजा, किसान और नगर, उसमें पूरी तरह से बताया है अभिलेख क्या होते हैं। एक होते हैं स्मारक, और तीसरा होता है मुद्राएं। इनसे ये पुरातात्विक स्रोत है जिनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के स्रोत। तो ये मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी के स्रोतों में, पुरातात्विक स्रोतों में यदि देखें तो अभिलेख, अशोक के समय के बहुत से अभिलेख प्राप्त हुए हैं हमें। लगभग 40 से अधिक अभिलेख मिले हैं। अभिलेख मतलब कुछ लिखा हुआ है, ये पत्थर पर हो सकता है, किसी धातु पर लिखा हो सकता है, अलग अलग भाषाओं में लिखा रहता है। तो वो अभिलेख हमें बहुत कुछ जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अलावा स्मारक मतलब कुछ बनाया है उस समय का, कोई भवन है, कोई मंदिर है, उनसे भी जानकारी मिलती है। और एक है मुद्राएं। मुद्राएं हमें काफी कुछ जानकारी प्रदान करती है। मुद्राओं पर कई बार कोई चित्र अंकित है, कोई तिथि अंकित है, किसी देवी देवता का कोई चित्र अंकित है, तो उनसे उस समय की कुछ जानकारी प्राप्त हम कर लेते हैं। किस धातु की बनी हुई है, उससे उसकी आर्थिक स्थिति का पता लग जाता है। तो ये अभिलेख, स्मारक और मुद्राएं, ये हमारी जानकारी के स्रोत है। एक हमने बताया कि साहित्यिक स्रोत, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी के हमारे पास में साहित्यिक स्रोत क्या क्या है। तो इसमें यदि देखें आप तो दो तरह के स्रोत हो जाते हैं साहित्यिक भी। एक साहित्यिक स्रोत कौन से होंगे, इधर लिख देते हैं। एक साहित्यिक स्रोत तो होंगे धार्मिक, एक तो क्या हो गए धार्मिक, और दूसरे प्रकार के जो स्रोत है वो अन्य ऐतिहासिक कह लीजिए, लौकिक कह लेते हैं हम। लौकिक एवं अन्य कोई ऐतिहासिक ग्रंथ है, ये कह सकते हैं। तीसरे प्रकार के हम और बता सकते हैं, विदेशी यात्रियों का कोई वृतांत है, विदेशी यात्रियों का वृतांत। मान लीजिए कि किसी विदेशी यात्री ने कुछ अगर लिखा है तो वो भी हमारे पास में इतिहास की जानकारी का स्रोत है। अब यदि हम यहाँ धार्मिक स्रोतों को देखें तो उस समय जैन धर्म के और बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। उन जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथों से हमें मौर्यकालीन इतिहास की काफी कुछ जानकारी प्राप्त होती है। जो जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ है उनसे, जैसे कल्पसूत्र, परिशिष्ट पर्व, ये जैन ग्रंथ है। इधर आप देखेंगे कि त्रिपिटक है उनसे। और इसके अलावा जो लौकिक ग्रंथ है विदेशी यात्रियों में, तो आपको मालूम है कि उस समय मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था, सेल्यूकस का राजदूत था मेगास्थनीज, और वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और उसने पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में पूछते हैं। इंडिका पुस्तक के रचनाकार कौन थे, इंडिका किसके द्वारा लिखी गई, तो ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। मेगास्थनीज कौन था, यूनानी राजदूत था, सेल्यूकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कई वर्षों तक रहा था। उसने जो कुछ देखा वो लिखा। ऐसे कोई पुस्तक नहीं बन पाई है, अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग भागों में इसके वो मिलते हैं, लेकिन वो हमारी जानकारी का एक बहुत बड़ा स्रोत है। मौर्य काल के बारे में जानकारी उससे मिल जाती है। और यदि हम देखें इसमें बौद्ध ग्रंथों में, तो ये दीपवंश और महावंश,
ये भी जानकारी के स्रोत हैं। एक और आ जाता है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में यदि आप देखें तो अभी मैंने बताया आपको कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य जो था उसने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र से हमें जानकारी मिलती है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इससे मौर्य काल की काफी कुछ जानकारी मिल जाती है। राज्य की नीतियां, राजा के कर्तव्य, किस तरह से काम होता था वहां पर, ये सब जानकारियां कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें मिल जाती है। एक विशाख दत्त हुआ। विशाख दत्त ने लिखा मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, इस मुद्रा राक्षस से भी हमें मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। इसके अलावा मालविकाग्निमित्र कालिदास का है। मालविकाग्निमित्र कालिदास ने लिखा है मालविकाग्निमित्र। मालविकाग्निमित्र भी एक मौर्य काल के इतिहास की जानकारी का हमारे पास में प्रमुख स्रोत है। तो इस प्रकार से ये मौर्य काल की जानकारी के स्रोत हैं। हमने अगर इसको देखें तो तीन भागों में बांटा। एक साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के वृतांत। ये तीन भागों में हमने साहित्यिक स्रोतों को देखा। विदेशी यात्रियों में आपने देखा मेगस्थनीज की इंडिका पुस्तक। और इसी प्रकार से साहित्यिक स्रोतों में हमने देखा कि धार्मिक स्रोत है हमारे पास में और कुछ लौकिक स्रोत हैं। इसके साथ ही साथ इसके पुरातात्विक स्रोत भी, जैसे अभिलेख है, स्मारक है और मुद्राएं हैं। इनसे हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य काल के बारे में, वहां के प्रशासन के बारे में, आदि सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में पता लगता है। तो परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न बड़ा उपयोगी है। मौर्य काल की जानकारी के स्रोत बताइए। मौर्य काल का संस्थापक कौन था मौर्य साम्राज्य का? कौटिल्य कौन था? उसने किस ग्रंथ की रचना की? मेगस्थनीज कौन था? इंडिका पुस्तक किसकी है? ये प्रश्नों के जवाब इसमें आपको मिल जाएंगे। अब यदि हम मौर्यकालीन शासकों के बारे में देखें कि कौन कौन शासक थे, तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि साम्राज्य का संस्थापक भी था, उसने इस साम्राज्य की स्थापना की थी और 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक उसने शासन किया। उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा और उसने 298 से लेकर के 273 तक राज्य किया। उसके बाद अशोक 269 से लेकर के 232 तक मौर्य साम्राज्य के शासक रहा और इसके काल में मौर्य साम्राज्य की काफी प्रगति हुई। अशोक को महान शासकों में उसकी गिनती की जाती है। उसके विजयों के कारण इसके समय में एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। उसके राज्यारोहण के 8वें वर्ष में जो था कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध, इस कलिंग के युद्ध में हजारों लोग मारे गए और इस दृश्य को देख करके अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने आगे भविष्य में युद्ध की नीति को त्याग दिया और धर्म का मार्ग उसके द्वारा अपनाया गया। उसने प्रजा के हित कल्याण के लिए कार्य किए। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी उसने कार्य किए। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने बौद्ध धर्म को अपना भी लिया और बौद्ध धर्म के विकास के लिए काफी कार्य किए। परीक्षाओं में एक और प्रश्न आता है, वो पूछा जाता है अशोक का धम्म। आपकी किताब में भी है ये, अशोक का धम्म क्या था? अशोक का धम्म, देखिए धर्म और धम्म इन दोनों में अंतर है। यदि आप अशोक के धर्म की बात करें तो पहले वो हिंदू धर्म का अनुयायी था, शिव भक्त था, लेकिन बाद में कलिंग विजय के बाद, कलिंग का जो युद्ध हुआ उसके बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो यह तो बात हुई धर्म की। अब यहां बात हो रही है धम्म की। तो अपने अभिलेखों में अशोक ने प्रजा के कल्याण के लिए
अच्छे नैतिक जीवन के लिए, प्रजा के उत्थान के लिए जो बातें कही है उनको धम्म की संज्ञा दी गई है। मैंने धम्म पर एक पूरा वीडियो बना रखा है, अशोक के धम्म पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है। आप वहां से अशोक का धम्म पर पूरा का पूरा वीडियो देख करके उसको समझें, क्योंकि परीक्षाओं में अशोक का धम्म क्या था, अशोक के धम्म की विशेषताएं बताइए, ये प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। तो ये वहां से आप देखें, क्योंकि यहाँ अपन इसको करेंगे तो अनावश्यक ये वीडियो लंबा होगा। जब पहले से मौजूद है तो वहां से आप उसको देख लें। अशोक की मौर्य साम्राज्य का काफी महत्वपूर्ण शासक हुआ, उसके साम्राज्य शासन काल में काफी प्रगति हुई, उसको महान शासक माना जाता है उसकी नीतियों के कारण। उसने प्रजा के कल्याण के लिए बहुत कार्य किए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए उसने कार्य किए, और उसकी नीतियां, उसका प्रशासन इतना अच्छा था कि आगे चल करके भी कई शासकों ने उसको अपनाया। आगे इसमें अंतिम शासक, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो इसका जवाब है बृहदत्त। बृहदत्त मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था और उसकी हत्या हुई थी। उसके मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या की, बृहदत्त की। अंतिम शासक पूछते हैं परीक्षा में मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो हमने कहा चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन वो पूछ लेते हैं कई बार कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो बृहदत्त मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था और उसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और कौन से वंश की नींव डाली थी उसने, शुंग वंश की। इसके बाद आया शुंग वंश और फिर आया कुषाणों ने भी शासन किया, और कुषाणों के बाद में गुप्त शासकों ने लंबे समय तक शासन किया। अब चूंकि आपके कोर्स में, आपकी किताब में ज्यादातर मौर्य शासन के बारे में ही है, इसलिए हम कुषाण और गुप्त और इनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब यहां बात आती है मौर्य प्रशासन की। मौर्य शासन जो था वो कैसा था, मौर्य प्रशासन किस तरह का था, ये भी परीक्षा में एक प्रश्न आता है। मौर्य प्रशासन की जानकारी दीजिए, मौर्य प्रशासन की विशेषताएं लिखिए, इस तरह का एक प्रश्न भी पूछा जाता है। यहाँ पर हम उसको देखते हैं, मौर्य प्रशासन के बारे में। आप यहाँ देख रहे हैं मौर्य प्रशासन जो था वो, वैसे तो आप देखेंगे किसी भी युग के अगर प्रशासन को आप देखेंगे तो प्रशासन में एक तो केंद्रीय शासन होता है, एक प्रांतीय शासन होता है। आज भी आप देखेंगे ये तो केंद्र है, प्रांत है, और प्रांत जिलों में बटे हुए हैं, जिले तहसील में बटे हुए हैं। तो कुछ इस तरह की रचना पहले भी हुआ करती थी। तो एक तो केंद्रीय प्रशासन होता था, किसी भी युग का जब आप वर्णन करें तो केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में क्या आता है, हमेशा केंद्रीय प्रशासन में एक तो राजा आता है, राजा के अलावा उसकी सेना आती है, उसकी मंत्री परिषद आती है, उसकी न्याय व्यवस्था आती है, और उसकी आय के साधन आते हैं। ये आप किसी भी, चाहे गुप्त काल का वर्णन करें या उसके आगे का, प्राय ये बिंदु रहते हैं। अब कुछ अंतर होता है कि आय के साधन अलग अलग हो सकते हैं, तो इसके अलावा सेना किसी की 5 भागों में बटी हो सकती है, किसी की 3 भागों में, ये अंतर हो सकता है। आय के साधनों में अंतर हो सकता है, उसकी न्याय व्यवस्था में अंतर हो सकता है, लेकिन मुख्य बातें केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत यही आती है। और केंद्र की सुविधा के लिए, चूंकि साम्राज्य बड़ा है, तो क्या करते थे, पूरे साम्राज्य को प्रांतों में बांट देते हैं। जैसे आज आप देखिए कि हमारा देश है भारत, एक पूरा केंद्र है, और उसके बाद प्रांतों में बांट दिया उसको, सुविधा के लिए अलग अलग प्रांत है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है, इस तरह से। तो उस समय भी पूरे प्रशासन को क्या करते थे, केंद्र को प्रांतों में बांट देते थे, और प्रांत के नीचे फिर मंडल होते थे, जिनको जिले की तरह, उसके नीचे फिर गांव होते थे, शहर होते थे, उनका प्रशासन होता था, जैसे वर्तमान में नगर पालिका और ग्राम पंचायत होती है। तो यहाँ का अगर आप देखें तो केंद्रीय शासन था। केंद्रीय शासन में जो प्रमुख होता था वो कौन रहता था, राजा। राजा प्रमुख होता था, सर्वे सर्वा होता था। राजा का पद निरंकुश नहीं होता, मतलब राजा निरंकुश नहीं था,
पद तो वंशानुगत होता था। वंशानुगत का मतलब आप समझ लीजिए कि वंशानुगत का अर्थ ये हुआ कि राजा के बाद में उसका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र और उसके बाद उसका पुत्र, मतलब पब्लिक में से कोई चुन करके नहीं आएगा। राज परिवार के जो लोग हैं, सामान्यतः राजा का बड़ा पुत्र जो होता था वो ही राजा बनता था, या वो अयोग्य है तो दूसरा कोई, लेकिन उसके परिवार के लोग ही। तो ये व्यवस्था कहलाती है वंशानुगत व्यवस्था। तो पद तो राजा का वंशानुगत था, परंतु वो निरंकुश नहीं था। निरंकुश का मतलब मनमानी करने वाला नहीं था, प्रजा के हित कल्याण के लिए कार्य करते थे। मौर्य शासकों में जो तीनों शासक हुए, इन्होंने प्रजा के हित के लिए काफी कार्य किए और अपने प्रशासन को बढ़ाया, अपने शासन को बढ़ाया, अपने साम्राज्य का भी विस्तार इनके द्वारा किया गया। तो राजा होता था और राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद, ये मंत्री परिषद क्या करती थी? राजा को प्रत्येक कार्य में मदद करती थी। और इस मंत्री परिषद के नीचे विभाग की व्यवस्था होती थी। तीर्थ बोलते थे यहाँ इनको। तो एक विभागीय व्यवस्था होती थी, मतलब आज देखेंगे कि हर विभाग का एक मंत्री होता है हमारे यहाँ, तो और उनके नीचे पूरा एक मंत्रालय होता है, अधिकारी कर्मचारी होते हैं। तो उसी तरह की कुछ व्यवस्थाएं थी। राजा है, राजा के नीचे उसके मंत्री होते थे, अलग अलग विभाग का अलग अलग मंत्री होता था, और उस मंत्री के अधीन एक विभाग होता था पूरा उससे संबंधित। जैसे न्याय विभाग है, न्याय विभाग के अलावा यदि हम देखें तो राजस्व का काम करने वाला एक दान विभाग हो गया। इस तरह से अलग अलग विभाग होते थे। फिर प्रांत होते थे। केंद्रीय व्यवस्था हो गई। केंद्र के बाद में मौर्य साम्राज्य में प्रांत होते थे, मतलब ये जो पूरा साम्राज्य था इसको प्रांतों में बांट देते थे अलग अलग। तो उस समय 5 मुख्य रूप से प्रांतों में बटा हुआ था। एक तो केंद्र में ही था ये पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र तो था ही सही केंद्र में। इसके अलावा 4 और थे। एक प्रांत था तक्षशिला, बिंदुसार के समय अशोक यहाँ विद्रोह हुआ था और अशोक ने यहाँ का विद्रोह दबाया था। एक था तोसली, तीसरा था उज्जैनी। बिंदुसार के समय अशोक यहीं का प्रमुख था। राज्य या कुमार इनको हम बोलते थे। जो प्रांतों के प्रमुख होते थे, प्रांतपति होते थे, उनको कुमार बोलते थे। और ये कुमार प्रायः राज परिवार के लोग होते थे। राज परिवार का कोई जो राजकुमार होता था वो इन प्रांतों का प्रमुख होता था। तो उज्जैनी का अशोक था और एक और था सुवर्णगिरी। तो 5 प्रांतों में बटा हुआ था, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, तोसली, उज्जैनी और सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी कर्नाटक। सुवर्णगिरी का मतलब होता है सोने की खाने। तो ये 5 भागों में यहाँ का प्रांत का प्रशासन बटा होता था। यहाँ कौन शासन करता था? कुमार शासन करता था, जो राज परिवार का होता था। और उसके नीचे भी उसी तरह की व्यवस्थाएं होती थी। उसके पास सेना होती थी, न्याय व्यवस्था थी। अब यदि हम उसके नीचे की व्यवस्था को देखें तो मंडल होते थे। मंडल का मतलब हुआ कि प्रांत के नीचे मंडलों में बांट देते थे उस प्रांत को, आधुनिक जिलों की तरह। आज वर्तमान में जैसे जिले हैं प्रदेश में, इस तरह से उसके नीचे नगर होते थे। जैसे वर्तमान की नगर होते हैं कि बड़े बड़े, वैसे। और इस नगर में अधिकारी होता था जिसका नाम होता था गोप। और नगर में समितियां बनी होती थी। जैसे आज आधुनिक समय में नगर निगम, नगर पालिकाओं में विभिन्न समितियां होती है, निर्माण समिति, शिक्षा समिति, स्वच्छता समिति। तो ऐसे नगर में समितियां बनी होती थी और ये समितियां कार्य करती थी। उनका एक प्रमुख होता था, ये पूरे नगर के लिए कार्य करती थी। नगर के नीचे होते थे ग्राम, और ग्राम का जो प्रमुख होता था वो कहलाता था ग्रामिक। ग्रामिक या इसको ग्रामणी भी बोलते थे, ग्रामिक कहते थे, या फिर ग्रामणी भी होता था। तो इस तरह से केंद्र है, प्रांत है, मंडल है, नगर है और ग्राम है, ग्रामिक व्यवस्था है। इस तरह से। और ग्राम में भी क्या होता था? ग्राम में भी वही था कि ग्रामिक प्रमुख होता था, उसके नीचे समितियां होती थी, वो पूरे गांव के लिए कार्य करती थी। आधुनिक ग्राम पंचायतों की तरह इसको देख सकते हैं, क्योंकि
अंग्रेजों ने भी भारत में मौर्य प्रशासन की बहुत सी बातों को अपनाया था। तो लगभग वैसी व्यवस्थाएं आज भी चली आ रही थी। मौर्य प्रशासन बहुत ही व्यवस्थित प्रशासन था। अब अगर हम इसकी देखें सैन्य व्यवस्था को, सेना की बात अगर हम करें तो यहाँ पर 5 प्रकार से सेनाओं को बांट सकते हैं। एक तो सेना होती थी पैदल, ऐसे सैनिक हथियारों से लैस होकर के और पैदल चलते थे। दूसरे प्रकार की जो सेना थी वो हाथी वाली सेना थी, मतलब हाथी पर सवार होकर के चलते थे। तीसरे रथ होते थे और रथों में सवार होकर के सैनिक चलते थे। एक नौसेना थी समुद्र के लिए, जल के लिए, और एक पूरी यातायात व्यवस्था होती थी, यानी यातायात सेना पूरी। जैसे आजकल के समय में यदि आप देखेंगे तो यातायात विभाग होता है पूरा का पूरा, उस तरह का यातायात विभाग भी वहां पर मौजूद था। और इसमें अलग अलग तरह के अधिकारी होते थे जो अपना अपना कार्य देखते थे। सेना 5 प्रकार से बटी हुई थी, क्योंकि इसका विस्तार तो बहुत ज्यादा अधिक है। आप लेकिन हमें पढ़ना है यहाँ पर 12वीं के स्टैंडर्ड से, 12वीं कक्षा के लिए, तो इतनी बातें आपकी पर्याप्त थे। क्योंकि इसको ज्यादा विस्तार कर दोगे तो परीक्षा में तो ये 100-150 से शब्दों से ज्यादा पूछा ही नहीं जाता। एक पेज में ही हमें इसको पूरा करना है, 1 से 1.5 पेज में ही। तो ज्यादा विस्तार करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो संक्षिप्त बातें यहाँ पर हमें याद रखना है, क्यों इसका तो बहुत विस्तार से विभागीय व्यवस्था को अगर देखें तो अलग अलग विभाग के कौन कौन मंत्री थे तो एक पूरा निबंध बन जाएगा। लेकिन आप अपने 12वीं क्लास के हिसाब से अगर देखें तो इतना ही हमें लिखना है कि सेना कैसी थी। अब इसमें हम देखेंगे इनकी न्याय व्यवस्था को, कि जो मौर्य प्रशासन था उस मौर्य प्रशासन में न्याय व्यवस्था कैसी थी। न्याय व्यवस्था तो उस समय 2 प्रकार, एक तो आप देख लीजिए कि राजा ही प्रमुख, सबसे बड़ा न्यायाधीश, सबसे बड़ा जज राजा होता था, उसके ऊपर कोई न्यायालय नहीं होता था। राजा ने जो कह दिया वो अंतिम। लेकिन इसके 2 प्रकार के न्यायालय थे। एक तो कहलाते थे धर्मस्थली, और दूसरे कहलाते थे कंटक शोधन न्यायालय होते थे, और एक धर्मस्थली होते थे। तो आधुनिक समय में जैसे दीवानी न्यायालय होते हैं और दीवानी के अलावा फौजदारी होते हैं, तो ये जो कंटक शोधन थे ये कैसे थे, फौजदारी न्यायालय थे, जिसमें लड़ाई झगड़े, मारपीट, हत्या, डकैती आदि के केस आते थे। और एक होते थे धर्मस्थली, ये आधुनिक समय में जो दीवानी न्यायालय होते हैं वो उस तरह के अपन मान सकते हैं। राजस्व संबंधी वैसे सामान्य मामलों के लिए दीवानी न्यायालय होते थे। और जो साधारण मुकदमे होते थे, ग्राम पंचायतें, यहाँ पर जो ग्राम की व्यवस्था होती थी यहाँ से शुरू हो जाते थे, यहीं पर सामान्यतः मामले मुकदमों को निपट लेते थे। राजा तक तो बहुत विशेष प्रकार के केस ही जाते थे। इस तरह की व्यवस्थाएं थी नीचे से ऊपर तक। प्रांत में भी प्रांतपति जो होता था, कुमार, वो उसका भी अपना न्यायालय होता था, वो भी न्याय करता था। अब यदि हम देखें इनके आय के साधन क्या थे, मौर्य साम्राज्य में आय के साधन क्या थे, तो आय के साधन एक तो दूसरे राज्यों पर आक्रमण तो था ही, आक्रमण करके प्राप्त करना है। दूसरा एक और था भू राजस्व व्यवस्था, मतलब जमीन के जो होती थी, किसान जो खेती करते थे उसके ऊपर टैक्स लगाते थे और एक निश्चित आय प्राप्त करते थे। इसके अलावा व्यापारियों पर टैक्स लगाते थे, शिल्पियों पर टैक्स लगाते थे, कुछ मार्गों पर भी टैक्स लेते थे। तो इस तरह से ये राज्य की आय के साधन थे। ये भी हम इसमें इसके अंतर्गत ही देखते हैं। एक बात आई यहाँ पर व्यापारियों की, तो परीक्षा में आपकी किताब में एक प्रश्न भी है, परीक्षाओं में पूछते भी हैं कि श्रेणियां क्या था। प्रश्न पूछ लिया आपसे, श्रेणियां क्या थी। श्रेणियां तो ये क्या थी, व्यापारियों का जो संगठन थे मौर्य काल में या प्राचीन काल में भी अगर आप देखेंगे तो व्यापारियों के जो संगठन थे उनको क्या बोलते थे, श्रेणियां। याद रखें इसको, व्यापारियों के संगठन को श्रेणियां बोलते थे और ये श्रेणिबद्ध व्यापार करते थे। अब इसमें
मुद्रा कैसी होती थी? मुद्रा की यदि बात करें तो मुद्रा किस तरह की थी? तो मुद्रा उस समय स्वर्ण, चांदी और तांबे, ये 3 प्रकार की थी। स्वर्ण की मुद्रा थी, चांदी की थी, और तीसरे प्रकार की जो मुद्रा थी वो थी तांबे की। इनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। तांबे की मुद्रा, चांदी की मुद्रा, स्वर्ण की मुद्रा, ऐसे नहीं कहते थे। जो स्वर्ण मुद्रा थी उसको बोला जाता था निष्क, निष्क बोला जाता था। चांदी की जो मुद्रा थी वो कर्षापण बोलते थे इसको, कर्षापण। और इसके अलावा जो तांबे की होती थी वो काकिणी बोलते थे, काकिणी। इस तरह से ये मुद्राएं चलती थी। जो सोने के सिक्के हैं प्रायः कम थे, लेकिन कुषाण शासकों ने बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के चलवाए थे। कुषाण, ये प्रश्न है कि कुछ सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? तो कुषाण शासकों का इसमें आप लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे मौर्यों ने चलवाए थे, कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के चलवाए थे। तो ये 3 प्रकार की मुद्रा थी, स्वर्ण, चांदी और तांबे की। निष्क बोलते थे। निष्क क्या था पूछ लिया तो हम कहेंगे स्वर्ण मुद्रा को निष्क बोलते थे। कर्षापण क्या था? चांदी की थी। और काकिणी तांबे की मुद्रा थी। श्रेणियां क्या थी? तो श्रेणियां व्यापारियों के संगठन थे। व्यापारी जो होते थे उनके संगठनों को श्रेणी बोला जाता था। अब इसमें अगर आगे देखें हम तो उस काल में भूमिदान के उल्लेख मिलते हैं। अब ये भूमिदान क्या होता था, भूदान क्या होता था, ये देखें हम भूमिदान के बारे में देखेंगे। भूमिदान अभिलेखों में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें भूमिदान पत्र प्राप्त हुए हैं। ये चांदी पर, तांबे पर, इन पर या कई बार पत्थरों पर भी लिखे हुए कुछ अभिलेख हैं और इनमें भूमिदान का उल्लेख मिलता है। राजा महाराजा अपनी प्रतिष्ठा के लिए या दान स्वरूप भूमिदान दिया करते थे। प्रायः ये जो भूमिदान देते थे ये धर्म स्थली ज्यादा देखा गया। ब्राह्मणों को ये दान देते थे। और दान के साथ साथ ये जैसे कोई गांव दान में दिया तो गांव में दान में देने का मतलब ये था कि वो पूरी व्यवस्था वहां की पूरी तरह से उस गांव को जिसे दान में दिया है उसे नियंत्रण में दे दिया जाता था। और ये जो दान में भूखंड दिए जाते थे ये अलग अलग आकार के होते थे। छोटे आकार के हो सकते थे, बड़े हो सकते थे। कई बार ऐसा होता था कि बहुत उपजाऊ क्षेत्र भी देते थे और कई बार किसी क्षेत्र का विकास करने के लिए, किसी क्षेत्र को उपजाऊ बनाने के लिए राजा किसी ऐसे क्षेत्र को भी दान में दे देते थे जहां जो बहुत उपजाऊ नहीं है, लेकिन क्या करते थे जिसको दान में मिला है वो प्रयास करके उस क्षेत्र को उपजाऊ बना देता था और वहां पर पूरी की पूरी व्यवस्थाएं अच्छी हो जाती थी। और ये राजा अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए दान में दिया करता था। कई बार तो ये भी होता था कि किसी से प्रसन्न होकर के भी भूदान दिए जाते थे। इसमें एक नाम आता है प्रभावती गुप्त। प्रभावती आपसे पूछ सकते हैं परीक्षा में, प्रभावती गुप्त कौन थी? प्रभावती गुप्त, ये प्रभावती जो गुप्त थी ये प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय इसकी पुत्री थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और इसका जो वाकाटक वंश में विवाह हुआ था, वाकाटक वंश में प्रभावती गुप्त का विवाह हुआ था। और इसकी प्रसिद्धि इसलिए है कि उस जमाने में, उस समय में ऐसा माना जाता था कि संपत्ति पर स्त्रियों का अधिकार नहीं होता है, लेकिन प्रभावती गुप्त का संपत्ति पर अधिकार भी था और उसने बहुत सा दान भी दिया। भूदान का उसके का उल्लेख आता है प्रभावती गुप्त का। बस इतना ही इस पर पूछा जाएगा आपसे, प्रभावती गुप्त कौन थी। अब इसमें एक और प्रश्न आता है, आपकी पुस्तक में है सरदार और सरदारी। ये सरदार और सरदारी क्या होते हैं? तो सरदार जो होता था एक प्रकार से हम ये कहेंगे कि एक पद था। सरदार एक पद था
जिनका काम क्या होता था, ये वंशानुगत भी होता था। ये पद अभी मैंने आपको पिछले उसमें बता चुका हूं वंशानुगत का मतलब। तो ये पद वंशानुगत होता था और एक सरदार मतलब मुखिया होता था, और वो क्या करता था, अपने परिवार और अपने बाकी लोगों की सहायता से युद्ध आदि में राजा की मदद करता था, युद्ध का संचालन करता था, और विभिन्न लोगों के बीच या दो राज्यों के बीच संधि या समझौता भी करवाता था। ये लोगों से दान लेता था, राजा टैक्स लेता था, राजा तो टैक्स लेता था, और जो सरदार होते थे वो क्या करते थे, दान उपहार आदि प्राप्त करते थे। एज सच यदि हम देखेंगे तो राज्य की तरफ से इसको कोई पद नहीं होता था कुछ, लेकिन ये क्या था, एक पृथक से सैनिक सहायता देने वाला एक पद होता था सरदार, और उसका जो क्षेत्र होता था वो क्षेत्र कहलाता था उसकी सरदारी। तो सरदार और सरदारी। एक और बात आती है इसमें, गृहपति। गृहपति कौन होते थे? तो गृहपति का मतलब भी होता है मुखिया। जो घर का मुखिया होता था, जो प्रायः घर से में सबसे बड़ा होता था, बुजुर्ग होता था, तो जो घर का मुखिया होता था उसको उस समय गृहपति बोला जाता था। कई बार जो गांव का मुखिया होता था वो पूरे गांव का एक प्रकार से गृहपति होता था, और अगर जमींदार का क्षेत्र है तो वो जमींदार को भी हम वहां पर गृहपति कहेंगे। यहाँ जो अर्थ लगाया गया है गृहपति का, वो घर के मुखिया के लिए लगाया गया है। घर का मुखिया जो होता था, जिसका कि पूरी जमीन जायदाद पर घर की, वहां के स्त्री बच्चे पुरुष आदि पर, पशु, वहां का जो आय के साधन है उन सबके ऊपर उसका नियंत्रण होता था, और उसकी बात को घर परिवार के लोग प्रायः मानते थे। उसको बोलते थे गृहपति। गृहपति मतलब घर का मुखिया, उसको गृहपति कहते थे। अब यहाँ क्या हुआ कि आगे चल करके धीरे धीरे कृषि के तौर तरीकों में परिवर्तन आया, कृषि को बेहतर बनाने के प्रयास किए जाने लगे। तो एक प्रश्न है जो याद रखना है हमें, और वो है कि वर्णित काल में मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं, कृषि के तौर तरीकों में क्या परिवर्तन आया। आप क्या परिवर्तन देखते हैं कृषि के तौर तरीकों में? तो एक तो इसमें क्या होने लगा, हल का प्रयोग हुआ। अभी तक ज्यादातर जो होता था वो काय का प्रयोग होता था, कुदाल का। कुदाल का तो अभी भी हो रहा था, कुदाल का प्रयोग अभी भी हो रहा था। जो कठोर जमीन थी, जो सख्त जमीन थी, उसको खोदने के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, क्योंकि वहां हल चलाना कठिन कार्य था। अब यहाँ एक और क्या हो गया कि चौड़े फलक वाले हल प्रयोग में होने लगा। तो एक परिवर्तन यह आया, कुदाल का प्रयोग बराबर हो ही रहा था, अभी भी कुदाल का प्रयोग होता था, लेकिन हल के प्रयोग से जो उपजाऊ भूमि थी, जो जहाँ मिट्टी बहुत अच्छी थी, उसको हाँकना, बीज बोना आदि पहले से सरल हो गया। और जो क्षेत्र जहां पर की पर्याप्त पानी था, जहां पानी भरा रहता था, वहां पर धान की रोपाई की जाने लगी। पहले से ज्यादा धान की रोपाई की जाने लगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके। एक और काम क्या हुआ इसमें, कृषि के कृत्रिम साधन अपनाए जाने लगे। मौर्य काल से ही मौर्य शासकों ने ध्यान दिया कृषि के विकास के लिए, और इसके लिए कृषि के कृत्रिम साधन बनाए गए। जैसे एक तो वर्षा का जल था, एक और तरीका क्या था बरसात के लिए इसके लिए एक और तरीका अपनाया गया, जैसे कुएं, नहरें, कुछ जलाशय, इस तरह के उनके द्वारा बनवाए गए। जैसे सुदर्शन झील का जिक्र आता है, सुदर्शन झील उस समय बनवाई गई थी, कुछ नहरें बनवाई गई, जलाशय थे, कुएं खोदे गए, तो उसके द्वारा किसानों को वर्ष भर पानी मिलने लगा, जिससे के कारण कृषि की उपज में वृद्धि हुई। एक और काम क्या किया, जंगलों को साफ करना। जो जंगल थे उनको साफ करके, जहां उपजाऊ था, समतल जगह थी, वहां के जंगलों को साफ करके और खेती के योग्य उस जगह को बनाया गया, जिसके कारण क्या हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई। क्योंकि कृषि और पशुपालन उस समय के का एक प्रमुख तरीका था लोगों के जीवन यापन का, कृषि और पशुपालन। व्यापार भी होता था, लेकिन ये दो तरीके बहुत ज्यादा थे, इसलिए शासकों ने कृषि की उन्नति की तरफ ध्यान दिया और ये परिवर्तन आए। हल का प्रयोग, कृषि के बारिश के लिए कृत्रिम साधन, कुदाल का प्रयोग, जंगलों को साफ करना, ये तरीके थे। एक और प्रश्न पूछा जाता है इसमें कि राजा जो होता था उसके संबंध में जनता की क्या सोच थी,
और राजा कैसे उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता था, मैंने उसको ऐसा ऊंचा स्थान कैसे प्राप्त हो जाता था कि जनता उसको भगवान मानने लगती थी, अलग सब जनता से अलग कैसे स्थान प्राप्त कर लेता था। तो जनता के बारे में या जनता में ये फैला रखा था कि जो ईश्वर जो है इस ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा जो पृथ्वी के ऊपर है वो किसका प्रतिनिधि है, ईश्वर ने भेजा है और वो जनता पर राज करना है उसको, और उसके द्वारा जो किया जा रहा है वो पूर्णतः सत्य है, मतलब राजा के काम में कोई कमी नहीं निकाल सकता। और राजा अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए भी कुछ कार्य करता था, जैसे वो क्या करता था, स्वयं की मूर्तियां बनवाता, जगह जगह पर मूर्तियां बनवा करके लगवाता ताकि उनके प्रति श्रद्धा पैदा हो। और कुषाण शासकों ने बहुत सारी मूर्तियां इस तरह की बनवाई, अफगानिस्तान तक उनकी मूर्तियां मिली है, कुषाण शासकों ने बहुत सी मूर्तियां बनवाई। तो एक तो अपनी स्वयं की मूर्तियां बनवाता और जगह जगह उसको लगवाता था। एक और था सिक्के ढलवाना, वो अपने नाम के अपने चित्र वाले सिक्के ढलवाता था ताकि वो पूरी हर समय जनता के सामने रहे और एक सम्मान जनता के मन में उसके प्रति पैदा हो। तीसरा काम है कि वो उपाधियां धारण करता था विभिन्न प्रकार की, देवनागरी है या राजा है, महाराजाधिराज है, इस तरह की, और कई बार देवताओं की नाम वाली उपाधियां भी वो धारण करता था। तो इस तरह उपाधियां भी वो धारण करता था और अपनी उपाधियां धारण करके अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि करता था। एक और तरीका था उसके पास में, वो था कवियों की सहायता। कवियों से अपनी प्रशंसा में कुछ लिखवाता था, कुछ कविताएं हो सकती थी, उसके प्रशंसा के गीत हो सकते थे, उसकी प्रशंसा की कोई कहानियां हो सकती थी। तो ऐसे वो अपने कवियों की सहायता भी इससे सहायता लेता था। एक और तरीका था उसके पास दान देने का। अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए राजा बहुत सा दान भी दिया करते थे, लोगों को दान दे देते थे, अपने विभिन्न उत्सवों के समय दान देते थे, अपने जन्मदिन पर दान देते थे, कभी किसी से प्रसन्न होकर के दान देते थे, ब्राह्मणों आदि को खूब दान देते थे, ताकि इससे उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, उनके प्रशंसकों की संख्या में वृद्धि हो। तो ये भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये आपका सेकंड जो पार्ट है, दूसरा चैप्टर है, राजा, किसान और नगर, ये पूर्ण हो गया। मैं अभी वीडियो के लास्ट में एक फोटो प्रश्न का भी डाल रहा हूं, आप वहां से उन प्रश्नों को देख करके और उसके उत्तर इसमें ढूंढे और इसका पहला पार्ट भी देखें। साथ ही साथ मैंने जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है उनसे भी देखें और एक पूरी तैयारी इसकी करें। आपके जो साथी है जो इसमें नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ें, सब्सक्राइब करवाएं उनसे और लाइक करवाएं, ये शेयर करें आप, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। फिर अपन तीसरे पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।